नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप अगर सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जी के गोखले, सी एम.जी. रानाडे, डी आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 29 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 7। आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है वो देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो वो है 44वां संवैधानिक संशोधन। ध्यान में रखिएगा, 1979 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना से कितना के बीच फैला है? ऑप्शन नंबर आपको बता दे कि ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप तो ध्यान में रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए निम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निम्नोलॉजी। आपको बता दें कि निम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन तीनों जगह पर वर्तमान में झूम कृषि प्रचलित है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं।
इस क्रिया में जलू हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करता है। तो VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन फिर से समझिए, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि खासी गारो मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती है। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 85.52% है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन है महालागुर, सागरमाथा, चोमोलंगमा और खुम्बुस्ते। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी डेब्रिज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मेंडल। आपको बताते कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव रखी, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। मनुष्य का दिमाग 3 भागों में विभाजित होता है, जो इस प्रकार है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग। बताइए कहाँ गिराया गया था? तो आपको बता दें कि पहली बार परमाणु बम ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिरोशिमा पे गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। तो ये 2 शहरों पे परमाणु बम 6 अगस्त, उसके 3 दिन बाद ठीक 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है। जहाँ पे रेडियो तरंग संचरण करते हैं वो वायुमंडल स्तर कौन सा है? ऑप्शन है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आयन मंडल। आपको बता दें कि आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। मुख्यतः यह 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल है, आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। ये जो हम व्याख्या बताते हैं इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें छुपे हुए होते हैं। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में किया जाता है। तो आयन मंडल हो गया आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, अतः वायु का प्रतिरोध उसे अधिक झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह तेजी से नीचे गिरता है, यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉन टेनिस। स्मैश लॉन टेनिस से जुड़ा एक शब्द है। स्मैश वह शॉट होता है जो हीटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप्स का और सूक्ष्म संधारित्रों का।
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि निर्बाध ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी में, यानी निर्बाध ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में, पहली पीढ़ी का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1940 से 1954 तक। उसके बाद है ट्रांजिस्टरों का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में, यानी इसका पहली पीढ़ी में, इसका द्वितीय पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी माना जाता है 1955 से 1964। आईसी चिपों का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में, यानी ये आईसी चिप जो दिख रहा है आपका, इसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी में, इसका काल माना जाता है 1965 से 1971। तथा माइक्रो प्रोसेसर यानी सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग चौथी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी के काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1971 से वर्तमान में किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलेक्सी लियोनोव। आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो वोस्टखोद 2 सोयूज 19 ASTB मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में कदम और वहाँ बाह्य अंतरिक्ष में 12 मिनट 9 सेकेंड तक विचरण किया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1953, 1753, 1853। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1853। भारत में सर्वप्रथम रेल वर्ष 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई, किंतु रेलवे तंत्र की एक यूनिट का राष्ट्रीयकरण वह 1951 में किया गया। भारतीय रेलवे विश्व की बृहत्तम नेटवर्क प्रणाली में शामिल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। 1951 में किया गया। रेल कब कहाँ से कहाँ के बीच में चला, तो मुंबई से थाने के बीच में चला। तो ये सभी प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साहित्य के लिए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर देख लीजिए कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंपीय केंद्र, ऊपरी केंद्र, कोर केंद्र, भूकंपीय फोकस। तो भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंपीय फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंपीय फोकस। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम होता है, उसे फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपम होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोला जाता है। यानी जब ऊर्जा निकलती है और सबसे नज़दीक वाला जो भूमि का सतह होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वैन नील, डॉक्टर मिशेल। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और वर्ल्ड में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय C सुब्रमण्यम को जाता है और MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए C सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? यह क्यों होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको बता दें कि मरीचिका विभिन्न घनत्वों की वायु परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। एक रेगिस्तान में दिन के समय में रेत बहुत गर्म होती है। इसके संपर्क में हवा की परत गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठती है और ऊपर से सघन हवा नीचे आती है। तो यही कारण है। आकार की दृष्टि से शनि का स्थान हमारे सौर मंडल में कौन सा है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, आपको आंसर बताने से पहले अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ग्रहों की स्थिति को हम देखते हैं। सूर्य के सबसे जो पास का ग्रह है वो है बुध, सेकेंड नंबर पे आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है, चौथे पे मंगल, पाँचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे आता है वरुण। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह हो गया? आपका वरुण हो गया। और सबसे पास का कौन सा ग्रह हो गया? तो आपका बुध हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आकार की दृष्टि से, ये तो डिस्टेंस के हिसाब से था, अब है आकार की दृष्टि से शनि का स्थान हमारे सौरमंडल में कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? 1 नंबर पे बृहस्पति है। और 2 नंबर पे आपका कौन सा है? 2 नंबर पे शनि है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। आकार की दृष्टि से शनि का स्थान हमारे सौरमंडल में दूसरा है। आपको बता दें कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। आप आकार की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमने पहले ही बता दिया। आकार की दृष्टि से देख लीजिए, सबसे बड़ा है बृहस्पति 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपका शनि, 3 नंबर पे अरुण, 4 नंबर पे वरुण, 5 नंबर पे पृथ्वी। आकार के दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां है, ध्यान में रखिएगा। 6 पे शुक्र, 7 पे मंगल और 8 पे बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सूर्य के सबसे पास का ग्रह भी कौन सा है? बुध है। तो इस एक प्रश्न के व्याख्या से आपके कई प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बिट्स इन ए बाइट? हाउ मेनी बिट्स इन ए बाइट? ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 16 और डी है 32। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट्स होता है। यहाँ देख लीजिए, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। तो आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और आपका जो आंसर है, 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है? 8 बिट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 8 बिट्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला जी पॉल, बी नॉर्मन बोरलॉग, वैन नील और डॉक्टर मिशेल। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ये पूरे वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं। इंडिया की बातें करें तो MS स्वामीनाथन। आप दोनों का इमेज देख रहे हैं, ये हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, इसे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये है MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो का जो टीका है उसका खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण टीका जिसका खोजकर्ता हम आपको बताने वाले हैं। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। इन्फ्लुएंजा थॉमस फ्रांसिस जूनियर। खसरा का टीका मॉरिस हिलमैन। कंठमाला मॉरिस हिलमैन। छोटा चेचक मॉरिस हिलमैन। मेनिंजाइटिस मॉरिस हिलमैन। इन सभी का मॉरिस हिलमैन ने ही किया था। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी मॉरिस हिलमैन। निमोनिया का मॉरिस हिलमैन। रोटावायरस पॉल ऑफिट। रूबेला का स्टेनली प्लॉटिकिन। और पोलियो का जोनास सॉल्क। कौन? जोनास सॉल्क। सभी VVI पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कि भाषाई के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है कौन? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब देख लीजिए इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। ये भाषाई के आधार पर गठित पहला राज्य था। कौन सा? पहला राज्य था। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत के आधार पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। कौन सा पॉइंट भी आइए देख लीजिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भाषा के आधार पर गठन हुआ था और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1953 में। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के उद्गम स्थल को कहा जाता है। तो भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, देख लीजिए यहाँ पे, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, भूकंपीय फोकस। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, फोकस कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दें आपको कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र है, जिसे फोकस कहा जाता है। इसे अब केंद्र यानी हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ से ऊर्जा निकलती है, जहाँ फोकस होता है, उसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, अधिक केंद्र यानी एपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। यानी आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो समीपतम होगा, जैसे यहाँ से आपका इसका तरंग निकला और सबसे जो समीपतम सतह पर जो जगह होगा उसे एपी सेंटर बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन इस 4 ऑप्शन में एक जो है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? जिनेवा में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। काफ़ी संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, इसलिए आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी खुद ध्यान में आ जाएगा। जैसे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, विश्व व्यापार संगठन WTO, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संस्था, यानी इन सभी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? क्यों होता है यह प्रघटना? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप दिख रहा है कि ये एक रोड है और कड़क धूप वाली रोड है। यहाँ पे आपको दूर ऐसा लग रहा है कि पानी जमा हुआ है, लेकिन सच में यहाँ पे कोई पानी नहीं जमा हुआ है। इसे ही बोलते हैं मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसी परिघटना दिखाई देती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यहाँ पर देख लीजिए कि मरीचिका विभिन्न घनत्वों की वायु की परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। एक रेगिस्तान में दिन के समय रेत बहुत गर्म होती है। इसके संपर्क में हवा की परत गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठती है और ऊपर से सघन हवा नीचे आती है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। अगला प्रश्न, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, बी लिमोनाइट, सी हेमाटाइट और डी सीडेराइट। तो आपको बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। आपको जानना जरूरी है कि किस अयस्क में कितना % लोहा होता है।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे हेमेटाइट में 70% लोहा, मैग्नेटाइट में 72% लगभग, लिमोनाइट में 59.8% लोहा होता है, सीडेराइट में 48.2% लोहा होता है। तो देख लीजिए सबसे कम किस में हो गया, सीडेराइट में। ये पूछा जा सकता है आप में, सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। ऑप्शन है यूएसए, यूके, रूस और स्वीडन। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। किसने की थी, स्वीडन ने की थी। देख लीजिए कि स्वीडिश रसायनज्ञ और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की 1895 के वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति में योगदान जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपका, आगे हम दो प्रश्न आपको देंगे, दोनों का आंसर हम कल के क्लास में बताएंगे। आज आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है, और जो भाई इसका आंसर देंगे उनका नाम भी कल के क्लास में लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं। राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया, राज्य के शासक, सरकार का मुखिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप खुद कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर आपको लगता है सही है। राज्य का मुखिया सही है, सरकार का मुखिया सही है, राज्य के शासक, सरकार का मुखिया सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। और एक और क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाया जाता है। पहला क्षोभ मंडल, मेसोस्फीयर, आयन मंडल और समताप मंडल। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप डिटेल में भी लिखकर कमेंट में आंसर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। हम जो भोजन करते हैं उसमें भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। ऑप्शन है ए खिचड़ी, बी चावल दाल, सी दही चूड़ा, डी पनीर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के पास एक भी आर्मी नहीं है। ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी आइसलैंड, डी जापान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइसलैंड के पास एक भी आर्मी नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी
राइट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? मतलब कि भारत का राष्ट्रीय ड्रेस क्या है? ऑप्शन है ए जींस, बी पैंट शर्ट, सी धोती कुर्ता, डी ट्राउजर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पोशाक पहनावा या ड्रेस धोती कुर्ता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर है जो कभी बैठकर नहीं सोता है? ऑप्शन है ए चीता, बी जिराफ, सी हाथी, डी घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। घोड़ा कभी भी बैठकर नहीं सोता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी जिराफ, सी गगनयान, डी सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी शेर का भी शिकार कर सकता है? ऑप्शन है ए बाज, बी चील, सी शुतुरमुर्ग, डी गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शुतुरमुर्ग शेर का भी शिकार कर सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी बिहार, डी ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट जीके जीएस के इंटरेस्टिंग क्लास में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।